किसी राज्य में एक साहूकार दंपत्ति रहते थे। यूं तो उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनके पास धन दौलत, सुख सुविधा के सारे सामान थे। फिर भी वे दंपत्ति बड़े दुखी रहते थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। वैद्य, हकीम, पूजा पाठ सारे उपाय करके देख लिए, फिर भी साहूकार और उसकी पत्नी को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। साहूकार तो अब मान चुका था कि उसे अब निसंतान ही पूरा जीवन काटना है, परंतु उसकी पत्नी का दिल नहीं मानता था। वो हमेशा ईश्वर की भक्ति में लगी रहती थी। उसे लगता था ईश्वर उसकी विनती एक दिन जरूर सुनेंगे और उसकी सूनी गोद भर देंगे। साहूकार हमेशा अपनी पत्नी से कहता था, अरे भाग्यवान, अब बस भी करो, कितनी बार ईश्वर से मांगोगी? अगर ईश्वर की यही मर्जी है कि हम निसंतान ही रहें तो यही सही। परंतु साहूकार की पत्नी साहूकार की एक ना सुनती। वो हर रोज साहूकार के काम पर जाने के बाद घर में अकेली पूजा पाठ में लगी रहती और ईश्वर से उनकी सूनी गोद भरने की विनती करती रहती। जो समय बचता था उसमें वो घर में आने वाले पक्षियों को दाना डालती थी और दाना चुगते हुए पक्षियों को दिन भर निहारती रहती थी। एक बार एक मैना पंछी का जोड़ा उनकी छत पर आया और घोंसला बनाकर रहने लगा। घोंसले में मैना पंछी का एक अंडा था। मैना पंछी का जोड़ा रोज सुबह भोजन की तलाश में उड़ जाता और शाम होने पर वापस अपने घोंसले में आ जाता था। साहूकार की पत्नी ये रोज देख रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैना पंछी का जोड़ा शाम को लौटकर घोंसले में नहीं आया। ये देखकर वो बड़ी परेशान हो गई। उसने कई दिनों तक मैना पंछी के घोंसले में वापस आने की राह देखी, परंतु मैना पंछी का जोड़ा फिर कभी घोंसले में वापस नहीं आया। तब साहूकार की पत्नी ही उस अंडे की निगरानी करने लगी। वो दिन भर बैठकर अंडे को ऐसे निहारती रहती जैसे अंडे में पल रहा बच्चा उसका ही हो। मैना का वो अंडा बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। वो हर रोज दुगना हो जाता था। ये देखकर साहूकार की पत्नी को अब डर लगने लगा था। एक दिन उसने देखा कि अंडा तरबूज जितना बड़ा हो गया था। ये देखकर वो डरकर घर से भाग गई और साहूकार को बुलाने चली गई। जब साहूकार और उसकी पत्नी अंडे के पास पहुंचे तो अंडा लुढ़ककर उनके पैरों के पास आ गया। साहूकार ने डरते डरते जैसे ही उस अंडे को हाथ लगाया, वो अंडा फट गया और उसमें से एक बड़ी ही सुंदर छोटी सी प्यारी सी लड़की निकली। साहूकार की पत्नी उस बच्ची को देखकर बहुत खुश हो गई और तुरंत उसको अपने सीने से लगा लिया। चूंकि वो लड़की मैना की बेटी थी, इसलिए साहूकार और उसकी पत्नी ने उस लड़की का नाम मैनावती रखा और अपनी बेटी बनाकर उसको पालने लगे। दोनों पति पत्नी ने मैनावती का लालन पालन बहुत ही अच्छे से किया। मैनावती को देखकर वे फूले नहीं समाते थे। समय बड़ा खुशी पूर्वक बीत रहा था और अब मैनावती बड़ी हो गई थी। मैनावती बड़ी होकर सर्व गुण संपन्न और बहुत सुंदर हो गई थी। वो इतनी सुंदर थी कि जो कोई उसे देखता बस देखता ही रह जाता। एक बार की बात है, मैनावती अपनी सखियों के साथ मेला देखने गई थी। संयोगवश उस राज्य का राजा भी उस मेले में आया हुआ था। राजा की नजर जैसे ही मैनावती पर पड़ी, वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया कि पता करो ये सुंदरी कौन है और इसके माता पिता कौन हैं। तब सेनापति ने फौरन उस लड़की के बारे में सारी जानकारी जुटाकर राजा को बताई। अगले दिन राजा ने साहूकार के पास उसकी बेटी मैनावती से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा। साहूकार अपनी बेटी मैनावती का विवाह राजा से कराने को तुरंत तैयार हो गया। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। वो दौड़कर अपनी पत्नी के पास गया और कहा, अरे भाग्यवान, हमारी बेटी मैनावती के तो भाग्य खुल गए। राजा साहब हमारी बेटी मैनावती से विवाह करना चाहते हैं। ये सुनकर उसकी पत्नी खुशी से झूमने लगी। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे और बड़ी खुशी खुशी मैनावती का विवाह राजा से करा दिया। राजा की पहले से एक रानी थी और अब मैनावती राजा की दूसरी रानी बनकर महल में आ गई। महल में आते ही रानी मैनावती का खूब जोरों शोरों से स्वागत किया गया। पूरे महल में मैना सुंदरी की सुंदरता की चर्चा होने लगी। महल में हर तरफ यही चर्चा थी कि छोटी रानी मैनावती तो बड़ी रानी से बहुत सुंदर है। ये सब सुनकर बड़ी रानी मैनावती से जल भुन गई। अब तो राजा हमेशा मैनावती के आगे पीछे ही घूमते रहते थे। कोई भी काम हो, अब राजा हमेशा मैनावती से ही सलाह लेते थे।
ये सब देखकर बड़ी रानी छोटी रानी मैनावती से और भी ईर्ष्या करने लगी और अब वो मैनावती को महल से हमेशा के लिए भगा देना चाहती थी। यही सोचकर एक दिन बड़ी रानी मैनावती के पास जाती है और कहती है, मैना सुंदरी, तुम तो हमारी तरह इंसान के पेट से नहीं आई हो, तुम तो किसी जादू की तरह अंडे से बाहर आई हो, तो तुम्हारी जान किसमें है? मैनावती ने कहा, बहन, जैसे सभी इंसानों की जान उनके हृदय में होती है, उसी तरह से मेरी भी जान मेरे हृदय में ही है। तब बड़ी रानी ने कहा, देखो मैना सुंदरी, मैं तो तुम्हारी बहन जैसी हूं, मुझे ये जानने की बड़ी इच्छा हो रही है कि तुम्हारी जान किसमें है। देखो मैना सुंदरी, तुम अब रानी बन गई हो और राज परिवार के लोगों पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। मैं जानना चाहती हूं कि तुम्हारी जान किसमें है, ताकि तुम्हारी जान को खतरा होने पर मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। मैना सुंदरी बड़ी भोली थी, वो बड़ी रानी की चाल को नहीं समझ पाई और बड़ी रानी को सारी बातें बता दी। मैना सुंदरी ने बड़ी रानी को बताया कि मेरे मायके के आंगन में एक कुआं है, उस कुएं में एक लकड़ी का बक्सा है, उस लकड़ी के बक्से में एक छोटी सी डिबिया है और उस डिबिया में मोतियों की चमकती हुई एक माला है और उसी माला में मेरी जान है। सारी बातें जानकर बड़ी रानी ने मैनावती से कहा, मैना सुंदरी, फिर तो तुम्हारी जान बड़ी सुरक्षित जगह पर है, परंतु सावधान रहना, हम रानियों के तो अनेकों दुश्मन होते हैं, हमेशा जान का खतरा बना रहता है। ये कहकर बड़ी रानी वहां से चली गई। मैनावती चुपचाप बैठी बड़ी रानी की कही बातों के बारे में सोच रही थी कि तभी वहां पर राजा आ गए और मैनावती से कहा, किन ख्यालों में खोई हो मैना सुंदरी, जरा मुझे भी तो बताओ। तब मैनावती ने राजा से कहा, महाराज, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे जलाना नहीं। राजा ने तुरंत कहा, ये कैसी अपशुगनी बातें कर रही हो मैना सुंदरी। तब मैनावती ने राजा से कहा, राजा साहब, मरना तो एक दिन सबको है, परंतु आज मैं अपनी सारी इच्छाएं आपको बताना चाहती हूं। तब मैनावती ने कहा, महाराज, जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना नहीं, बल्कि एक महल बनाकर उसके आंगन में मेरे शरीर को रख देना और उस महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनवा देना, ताकि उस महल के अंदर कोई प्रवेश न कर सके। और हां राजा साहब, महल के अंदर एक बगीचा भी बनवा देना और खाने के लिए ढेर सारा अनाज और जरूरत के सामान भी रखवा देना। तब राजा ने मैनावती से कहा, बस अब शांत हो जाओ मैना सुंदरी, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई नहीं मार सकता और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये कहकर राजा ने मैनावती को गले से लगा लिया। तब राजा ने देखा कि मैनावती तेज बुखार में तप रही है। राजा ने तुरंत राजवैद्य को बुलाया और रानी मैनावती का उपचार करने को कहा। राजवैद्य ने कुछ जड़ी बूटियां मैनावती को घोलकर पिलाईं और फिर राजा के पास आकर कहा, महाराज, खुशखबरी है, रानी मैनावती मां बनने वाली है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो गया और अपने गले में पड़ी सोने की माला को उतारकर राजवैद्य को दे दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा की यह पहली संतान थी, क्योंकि राजा की पहली रानी को अभी बच्चा नहीं हुआ था। राजा बहुत खुश था और अब वो मैना सुंदरी को और भी ज्यादा प्यार करने लगा। ये देखकर बड़ी रानी और भी जल गई और अब वो मैनावती को जल्दी से जल्दी राजमहल से हटाना चाहती थी। तब बड़ी रानी ने अपनी नौकरानी से कहा कि तुरंत गोताखोर को बुलाओ। नौकरानी गोताखोर को बड़ी रानी के पास ले आई। बड़ी रानी ने गोताखोर से कहा, तुरंत तुम मैना सुंदरी के मायके जाओ और जब उसके माता पिता घर में नहीं हो तुम मौका पाकर उसके घर में घुस जाना। घर के आंगन में एक कुआं है और उस कुएं में लकड़ी का एक बक्सा है और उस बक्से में एक छोटी सी डिबिया है। उस डिबिया को निकालकर मेरे पास लेते आओ, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। पर ध्यान रहे, अगर तुम इस कार्य में असफल रहे या किसी को कानो कान पता चला तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। रानी का आदेश पाकर गोताखोर तुरंत मैना सुंदरी के मायके चला गया और मौका पाकर जल्दी ही गोताखोर ने घर के आंगन के कुएं से लकड़ी का बक्सा निकालकर उसमें पड़ी छोटी सी डिबिया को निकाल लिया। डिबिया के बक्से से निकलते ही मैना सुंदरी की तबीयत खराब हो गई। गोताखोर ने वो डिबिया महल आकर बड़ी रानी को दे दी। इधर मैना सुंदरी की तबीयत और बिगड़ गई, उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। बड़ी रानी अब उस डिबिया में से मोतियों की माला निकालकर अपने गले में पहनकर जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि अब मैना सुंदरी की जान उसके हाथों में थी। बड़ी रानी के माला पहनते ही मैनावती मूर्छित अवस्था में चली गई।
राजा ने तुरंत राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य ने मैनावती को देखकर राजा से कहा, महाराज, अब हमारी रानी मैनावती इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। इतना सुनते ही राजा फूट फूट कर रोने लगा। पूरे महल में मातम सा छा गया। थोड़ी देर बाद राजा का मंत्री राजा के पास आया और राजा से कहा, राजा साहब, अब छोटी रानी मैनावती के अंतिम संस्कार का समय आ गया है और अब छोटी रानी मैनावती के शरीर को जलाने के लिए ले जाना होगा। तब राजा ने मंत्री से कहा, नहीं, हम मैना सुंदरी के शरीर को नहीं जलाएंगे। नगर के बाहर एक दूसरा महल बनवाओ और उसके आंगन में रानी मैनावती को सिंहासन सहित रखवा दो और उस महल को चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घेर दो ताकि उसमें कोई प्रवेश ना कर सके। साथ ही महल में ढेर सारा खाने पीने का सामान और सुख सुविधा की सारी चीजें रखवा दो। ये हमारी मैना सुंदरी की अंतिम इच्छा थी। मंत्री राजा की बातें सुनकर हैरान था, परंतु राजा के आदेशों का उसे पालन करना पड़ा। नगर के बाहर मैना सुंदरी का बड़ा सा महल बनवाया गया और उसे ऊंची ऊंची दीवारों से घेर दिया गया। उस महल के आंगन में मैना सुंदरी को सिंहासन सहित बिठा दिया गया। साथ ही ढेर सारा खाने पीने का अनाज और सुख सुविधा की चीजों को महल में रख दिया गया। मैना सुंदरी की मृत्यु पर बड़ी रानी बहुत खुश हो गई और राजा मैना सुंदरी की मृत्यु से बहुत दुखी था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वो हमेशा मैना सुंदरी की यादों में ही खोया रहता था। एक दिन राजा ने सोचा कि मैना सुंदरी ने आखिर अपने शरीर का अंतिम संस्कार करने से क्यों मना करवा दिया। क्या फिर से वो जीवित होकर लौट आएगी? परंतु राजा ने फिर अपने दिल को समझा लिया कि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। राजा मैना सुंदरी की याद में मैना सुंदरी के महल के चारों ओर रोज चक्कर लगाया करता था। एक दिन राजा ने उस महल के अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी। राजा हैरान था कि महल के अंदर बच्चा कहां से आ गया। बच्चे को देखने के लिए राजा महल के अंदर घुस गया। तब राजा ने देखा कि मैनावती का मृत शरीर आंगन में सिंहासन पर पड़ा है और उसके बगल में एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। राजा ने जैसे ही उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया, बच्चा चुप हो गया और थोड़ी देर राजा की गोद में ही खेलने के बाद वो बच्चा सो गया। राजा ने उस बच्चे को मैनावती के बगल में सुला दिया और महल से निकल गया। अगले दिन राजा बच्चे को देखने के लिए फिर से मैनावती के महल में घुस गया। राजा ने देखा कि बच्चा महल के आंगन में खेल रहा है। राजा ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। वो बच्चा राजा की गोद में थोड़ी देर खेलने के बाद उन्हीं की गोद में सो गया। राजा फिर उस बच्चे को मैनावती के बगल में सुलाकर महल से बाहर निकल गया। ऐसे ही राजा अब रोज उस बच्चे से मिलने के लिए मैनावती के महल जाने लगा। वो ढेर सारे खिलौने और खाने पीने का सामान बच्चे के लिए ले जाता था। थोड़ी देर बच्चे के साथ खेलने के बाद वो उस बच्चे को मैनावती के बगल में सुलाकर महल से वापस आ जाता था। धीरे धीरे समय इसी तरह से बीतता गया और अब बच्चा बोलने लगा था। वो अब बड़ा हो गया था और सारी बातें समझने लगा था। एक दिन राजा ने उस बच्चे से पूछा, बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? तब उस बच्चे ने मैनावती की ओर इशारा करते हुए कहा, यही मेरी माँ है। ये सुनकर राजा बहुत हैरान हो गया। वो समझ चुका था कि ये बच्चा मैना सुंदरी का ही बेटा है। राजा ने उस बच्चे से पूछा, बेटा, तुम्हें रोज खाना कौन खिलाता है? तब उस बच्चे ने राजा से कहा, मेरी माँ। राजा ने आश्चर्यचकित होकर मैनावती की ओर देखा कि मैनावती तो बिल्कुल निष्प्राण लेटी हुई है, फिर ये बच्चे को कैसे पाल सकती है? राजा ने फिर से बच्चे से पूछा, बेटा, तुम्हारी माँ कब जागती है? तब बच्चे ने कहा, मेरी माँ रोज रात में जागती है और मुझे ढेर सारा प्यार करती है, खाना खिलाती है और सुबह होते ही मेरी माँ फिर से सो जाती है। राजा ने फिर बच्चे से कहा, बेटा, आज रात में जब तुम्हारी माँ जागेगी तब तुम उससे एक प्रश्न पूछना कि माँ, तुम दिन भर सोती हो और रात में ही क्यों जागती हो? बच्चे ने राजा से कहा, ठीक है, आज रात में जब मेरी माँ जागेगी तो मैं उससे जरूर पूछूंगा कि वो रात में क्यों जागती है और फिर दिन में सो जाती है। ये कहकर बच्चा खेलते खेलते राजा की ही गोद में सो गया। राजा उस बच्चे को फिर से मैना सुंदरी के बगल में सुलाकर महल से बाहर निकल गया। मैना सुंदरी जब रात में जागी और अपने बच्चे को खाना खिलाने लगी, तब बच्चा मैना सुंदरी से कहता है, माँ, मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। तब मैना सुंदरी उस बच्चे से कहती है, बेटा, आजकल तुम ठीक से खाना नहीं खा रहे हो। बच्चा कहता है, माँ, मैं खाना खा चुका हूँ,
मैना सुंदरी हैरान होकर बेटे से पूछती है, बेटा तुम्हें खाना किसने खिलाया? तब वो बच्चा मैना सुंदरी से कहता है, माँ रोज दिन में राजा साहब आते हैं, देखो ये सारे खिलौने राजा साहब ही लाए हैं। वे मेरे साथ खूब खेलते हैं और मुझे गोद में लेकर ढेर सारा प्यार करते हैं, फिर मैं उन्हीं की गोद में सो जाता हूँ। वो बच्चा मैना सुंदरी से कहता है, माँ राजा साहब एक सवाल पूछ रहे थे। उन्होंने कहा था कि अपनी माँ से पूछना कि तुम्हारी माँ रोज दिन में सोती है और रात में क्यों जागती है। मैना सुंदरी ये समझ गई कि राजा साहब अब सारा राज जानना चाहते हैं। उसने सोचा कि राजा को सारी सच्चाई बताने का यही सही समय है। तब मैना सुंदरी ने उस बच्चे से कहा, बेटा अब की बार दिन में जब राजा साहब आए तब उनसे कहना कि बड़ी रानी के गले में जो चमकती हुई मोतियों की माला है उसी में मेरी मां मैनावती के प्राण बसते हैं। बड़ी रानी दिन भर उस माला को अपने गले में पहनी रहती है, जिससे मेरा शरीर निष्प्राण हो जाता है, और रोज रात में सोते समय महारानी वो माला उतार कर रख देती है, तब मैं जाग जाती हूं। बच्चे ने मैनावती से कहा, ठीक है मां, राजा साहब अब की बार आएंगे तो मैं सारी बातें उन्हें बता दूंगा। अगले दिन जब राजा उस बच्चे से मिलने आता है तब वो बच्चा अपनी मां की सारी सच्चाई राजा को बता देता है। राजा सब समझ गया कि बड़ी रानी मैना सुंदरी से कितनी ईर्ष्या करती थी और जिस कारण वो मैना सुंदरी को मार डालना चाहती थी, और आज मैना सुंदरी की ये दशा केवल बड़ी रानी के कारण है। राजा ने अब सोच लिया था कि वो बड़ी रानी को उसके इस अपराध की सजा जरूर देगा, परंतु इससे पहले बड़ी रानी से वो माला लेना अत्यंत आवश्यक था। अब राजा बड़ी रानी से माला लेने की योजना बनाने लगा। एक दिन राजा बड़ी रानी के पास जाकर कहता है, महारानी आपने इतनी भारी मोतियों की माला अपने गले में क्यों पहनी है, इसे उतार दीजिए। तब बड़ी रानी ने राजा से झूठ मूठ का बहाना बनाते हुए कहा, नहीं नहीं राजा साहब, ये मेरी मां की आखिरी निशानी है, इसीलिए मैं इसे अपने गले से नहीं उतार सकती। अब राजा समझ चुका था कि बड़ी रानी से माला वापस लेना इतना आसान नहीं है। फिर राजा बड़ी रानी से माला निकलवाने की दूसरी योजना सोचने लगा, और अगले दिन राजा फिर से बड़ी रानी के पास जाता है और रानी से कहता है, महारानी मेरे प्रिय मित्र का एक छोटा सा बच्चा है, परंतु उस छोटे से बच्चे की मां अब इस दुनिया में नहीं है, और मेरे प्रिय मित्र को उस छोटे से बच्चे को पालने में बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। रानी साहिबा अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं उस छोटे से बच्चे को यहां ला सकता हूं, और क्या आप कुछ दिनों तक उस छोटे से बच्चे का लालन पालन कर पाएंगी? तब बड़ी रानी राजा से कहती है, हाँ हाँ राजा साहब, आप जरूर उस बच्चे को मेरे पास ले आइए। हमारी कोई संतान नहीं है, कुछ दिनों तक उस बच्चे का ध्यान रखूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगले दिन राजा जब मैनावती के बच्चे से मिलने जाता है तो उसे सारी योजना समझा देता है कि जैसे ही बड़ी रानी तुम्हें गोद में उठाएगी, तुम बड़ी रानी के गले में पड़ी मोतियों की माला को पकड़कर जोर जोर से रोने लगना और कहना कि थोड़ी देर मुझे इस माला के साथ खेलना है, और जोर जोर से तब तक रोते रहना जब तक बड़ी रानी अपने गले से वो मोतियों की माला उतार कर तुम्हें दे ना दे। बच्चे ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ मैं सब समझ चुका हूं। जब राजा उस बच्चे को अपने साथ महल ले जाता है तो महल में सभी लोग उसे खूब प्यार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बड़ी रानी भी वहां पर आ जाती है और बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लेती है। बच्चा जैसे ही बड़ी रानी की गोद में जाता है वो तुरंत उसके गले में पड़ी मोतियों की माला को पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि मुझे इस मोतियों की माला से खेलना है, मैं इसके साथ खेलूंगा। तब बड़ी रानी कहती है, नहीं नहीं बच्चे, ये खेलने की चीज नहीं है, मैं तुम्हें दूसरे खिलौने लाकर दे दूंगी। बड़ी रानी नौकरों से कहकर उस बच्चे के लिए दूसरे ढेर सारे खिलौने मंगवाती है, परंतु वो बच्चा उसी माला की जिद पकड़े रहता है। वो धरती पर लोट लोट कर दहाड़े मारकर रोने लगता है। राजमहल के सभी लोग वहां इकट्ठे हो गए और सभी उस बच्चे को बहलाने और चुप कराने में लगे हुए थे, परंतु बच्चा माला माला की रट लगाए हुए रोते जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अगर माला ना मिली तो रोते रोते उसकी जान चली जाएगी। तभी योजना अनुसार राजा वहां पर आ जाता है और रानी से कहने लगता है, महारानी आप ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हैं? आप इस राज्य की महारानी हैं और एक मामूली सी मोतियों की माला के लिए आप भी बच्चों की तरह जिद कर रही हैं। सोचिए अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता है तो लोग क्या कहेंगे? राज्य में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? अब बड़ी रानी सोच रही थी कि सच में अगर बच्चे को कुछ हो गया
तो राज्य में उसकी प्रतिष्ठा चली जाएगी। रानी ने सोचा कि थोड़ी देर के लिए ये हार बच्चे को खेलने के लिए दे देती हूं। जब बच्चे का दिल इस हार से भर जाएगा तब मैं तुरंत इसे ले लूंगी। बड़ी रानी मोतियों की माला अपने गले से निकालकर उस बच्चे को दे देती है। वो बच्चा मोतियों की माला हाथ में लेकर आंगन में घूम घूम कर खेलने लगा। थोड़ी देर मोतियों की माला से खेलने के बाद उस बच्चे ने चुपके से उस माला को लाकर राजा को दे दिया। राजा तुरंत उस मोतियों की माला को लेकर मैनावती के महल आ जाता है और उस माला को मैनावती के गले में डाल देता है। वो माला पहनते ही मैनावती जाग गई। राजा तुरंत मैनावती को अपने गले से लगा लेता है। मैना सुंदरी राजा को सारी बातें बताती है और कहती है, राजा साहब, वो छोटा सा बच्चा आपका ही बेटा है। राजा मैनावती से कहता है, मैना सुंदरी, मैं सारा सच जान चुका हूं। बड़ी रानी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम अभी कुछ दिनों तक इसी महल में रहो। समय आने पर मैं तुम्हें राजमहल वापस ले जाऊंगा। राजा वो बच्चा भी महल से लेकर मैनावती को दे देता है और अपने राजमहल लौट जाता है। बड़ी रानी जब राजा साहब को राजमहल आते हुए देखती है तो राजा से कहती है, महाराज, क्या आपने उस छोटे से बच्चे को देखा है जो मेरी मोतियों की माला लेकर खेल रहा था? अभी तो यहीं खेल रहा था, ना जाने कहां चला गया। परंतु इतनी देर से आप कहां गए थे? मैंने सोचा वो बच्चा भी आपके साथ ही होगा। अब वो बच्चा आपके साथ भी नहीं है तो ना जाने वो कहां चला गया। राजा रानी से कहता है, रानी साहिबा, हमारे ऊपर दुश्मनों का हमला होने वाला है और आपकी जान को खतरा है। ये सुनकर रानी डर जाती है और राजा से कहती है, महाराज, मुझे बचा लीजिए। राजा कहता है, महारानी, मैंने आपको छुपाकर रखने के लिए एक तहखाना तैयार करवाया है और उसमें आपकी सारी सुख सुविधा की चीजें रखवा दी हैं। आप कुछ दिनों तक वहीं छुपकर रहिए। बड़ी रानी कहती है, हाँ हाँ राजा साहब, आप जब तक कहेंगे मैं उसी तहखाने में रहूंगी। राजा बड़ी रानी को तहखाने में ले जाकर बंद कर देता है और बड़ी रानी को सारी सच्चाई बता देता है और कहता है, तुमने जो मैना सुंदरी के साथ किया तुम्हें उसकी सजा मिली है। अब जब तक तुम जीवित रहोगी इसी तहखाने में रहोगी। बड़ी रानी खूब रोने लगती है और राजा से क्षमा मांगने लगती है और कहती है कि अब वो कभी ऐसा काम नहीं करेगी। परंतु राजा उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। फिर राजा मैनावती के महल जाता है और मैना सुंदरी और अपने बेटे को रथ पर बैठाकर बाजे गाजे के साथ राजमहल वापस लाता है। राजमहल में मैना सुंदरी और उस बच्चे का खूब स्वागत किया जाता है और अब राजा मैना सुंदरी को मुख्य महारानी की उपाधि प्रदान करता है। अब राजा और रानी मैनावती खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ राजमहल में रहने लगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।